हेलो एवरीवन, दिस इज सी एच एजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या किया था, जर्नल का एक पूरा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पर सारी सिंपल एंट्रीज हमने समझ ली थी, है ना, विद ऑल द लॉजिक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच दोनों तरीके से समझ लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक सिंगल टॉपिक करेंगे, डिस्काउंट एंड रिबेट के बारे में समझेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट एंड रिबेट आता है आपको उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट से। ये क्या होता है, क्यों दिया जाता है, ये समझ लेते हैं पहले। सबसे पहली बात, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमेशा किन सिचुएशंस में दिया जाता है, क्या इनकरेज करने के लिए, बल्क परचेजिंग एनकरेज करने के लिए। सपोज करिए कि मैं एक सेलर हूँ, ओके, एंड आई वांट कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, है ना, मतलब कि क्वांटिटीज़ में, बड़ी क्वांटिटीज़ में सेल करना चाहती हूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि जो परचेजर है मैं उसको डिस्काउंट्स दूँ। मैं उसको क्या बोलूँगी कि अगर तुम 100 किलो का सामान मेरे से लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूँगी, 200 किलो का सामान लेके जाओगे तो 15% डिस्काउंट कर दूंगी। तो विद क्वांटिटी मैं अपना डिस्काउंट बढ़ाती जाऊंगी जिससे कि एनकरेज हो सके क्या, बल्क सेलिंग। ठीक, तो सबसे पहली बात है, इसमें पॉइंट लिख सकते हैं हम, ये किस लिए होता है, टू एनकरेज बल्क सेलिंग, यानी मैं ह्यूज क्वांटिटीज में जब भी सेल करना चाहूंगी तो ट्रेड डिस्काउंट्स दूंगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई, है ना। ज़्यादातर क्या होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है, शायद आपने अपनी लाइफ में एक वर्ड सुना हो कभी, होलसेल सेलर, है ना। ये इसको हिंदी में बोला जाता है थोक विक्रेता, यानी कि जो ह्यूज क्वांटिटीज़ में सेल करते हैं उन्हें ही होलसेल डीलर्स बोला जाता है बेसिकली, है ना। ये छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में डील नहीं करते कि एक दो पैकेट का कुछ सामान पकड़ा दिया, ऐसा नहीं है। बहुत ह्यूज क्वांटिटीज़, 1000 पैकेट्स, 2000 पैकेट्स, इस टाइप का ये लोग सेल करते हैं। तो नॉर्मली तो ट्रेड डिस्काउंट ऐसी ही सिचुएशंस में दिया जाता है। जो होलसेल डीलर्स होते हैं ये आगे रिटेलर्स को अपने गुड्स ट्रांसफर करते हैं, और रिटेलर्स क्या करते हैं, वो हम लोगों को, कॉमन लोगों को ऐसे सामान देते हैं, सेल करते हैं। ओके, तो जो रिटेलर्स होते हैं ना उनको ही ये डिस्काउंट मिलता है, किससे, होलसेल डीलर्स से। क्लियर हुई बात। एंड दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है, आप भी अगर कभी किसी रिटेल शॉप पर जाते होंगे, है ना, तो और आपने बहुत सारे, मान लीजिए कपड़े खरीदे, ठीक है, बहुत सारे कपड़े खरीदे, आप क्या बोलते हो दुकानदार से कि भैया हमने इतने सारे कपड़े लिए हैं तो हमें अच्छे से डिस्काउंट करके दो। तो वो भी आप ट्रेड डिस्काउंट उसको भी बोल सकते हो, बट नॉर्मली दिस इज यूज इन केस ऑफ होलसेल डीलिंग ओनली। ठीक, चलो ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी चीज़ जो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में, कभी अगर ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट आता है तो आपको इसको कभी भी बुक्स में अलग से शो नहीं करना है। मैं इसको आपको एग्जांपल से बताती हूँ, बट पहले हम ये पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, नॉट शोन इन बुक्स सेपरेटली, बुक्स में अलग से हम इसको शो नहीं करते। अब मैं बताती हूँ आपको क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है, रमा इज अ सेलर, रमा सेल कर रही है एंड रमेश इज द बायर। मान लीजिए 1000 kg कॉटन जो है रमा इस जो है वो सेल कर रही है रमेश को, और इसने क्या बोला कि मैं आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रही हूँ क्योंकि आप मेरे से 1000 किलो का सामान लेकर जा रहे हो। ओके, 10% डिस्काउंट दे दिया। मान लीजिए कि लिस्टेड प्राइस, सबसे पहली बात लिस्टेड प्राइस क्या होता है कि वो प्राइस जिस पर रमा रमेश को सेल करती, अगर वो डिस्काउंट ना दे रही होती, नॉर्मल प्राइस पर सेल करती, तो मान लीजिए ये 1 लाख रुपीज़ का होता, ठीक, विदाउट डिस्काउंट 1 लाख का सेल करती। मगर इसने तो वादा किया है कि 1000 kg कॉटन लेकर जाएगा, इसीलिए रमा ने इसको डिस्काउंट दे दिया। तो 10% के हिसाब से ये कितना हो गया, 10,000 रुपीज़ हो गया, राइट। और फाइनल सेल वैल्यू क्या हुई, यानी कि रमा ने फाइनली इसको कितने पर सेल किया, मतलब 90,000 रुपीज़ पर सेल कर रहे हैं। ओके, इतनी बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रही होगी, राइट। अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि कैलकुलेशन तो कर लिया, अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सबसे पहले रमा की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि दोनों ही बिजनेस पर्सन हैं, दोनों ही अपनी बुक्स बनाते होंगे, तो हमको दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड करके देख लेना चाहिए। रमा सेलर है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि ये कैश में नहीं बल्कि क्रेडिट में सेल हुई है।
ओके, जो कॉटन है उसका। तो क्या हुआ, सबसे पहले रमेश रमा की बुक्स में डेटर बन जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट पर सामान उठा के ले गए, तो रमेश को मैं डेबिट कर दूंगी और यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। क्यों हुआ ये देखिए, रमेश जो है वो एक ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हो गया, एंड डेबिट द रिसीवर का रूल लग गया, तो रमेश मेरा डेटर बन गया, वो मुझसे डेट पे सामान लेके गया है। दूसरी बात, सेल्स क्या हुई, भाई कॉटन में डील करती है रमा, ठीक है, तो कॉटन उसका गुड्स हो गया, जब सेल हुआ तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट किया जाता है हमेशा, और ये होता है नॉमिनल अकाउंट, तो क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज वाला रूल लग गया। समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम लोग ये भी लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने नरेशन भी लिख दिया। अब फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमाउंट क्या लिखा जाएगा। क्या यहाँ पर हम 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे एंड 10,000 अलग से डिस्काउंट देंगे? ये सब ऐसे नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट में सीधा नेकी कर दरिया में डाल वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। हम यहाँ पर वो सब दरिया दिली दिखाएंगे ही नहीं कि हमने 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, कुछ भी नहीं। सिंपल 90,000 यानी कि जो फाइनल सेल वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रेड डिस्काउंट, याद रखने लायक। ओके, अब इसके अलावा हम रमेश की बुक्स में भी एंट्री करके देख लेते हैं। रमेश क्या है यहाँ पर, रमेश हमारा बायर है, तो रमेश क्या करेगा, सबसे पहले परचेजेस अकाउंट को इफेक्ट करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो परचेज करके लेकर आया इसको, और रमा को बना लेगा अपना क्रेडिटर, क्योंकि बाद में जाकर पैसे देगा इसको। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है ना, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड रमा क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, रमा ने इसको सामान दिया है। ओके, बीइंग ठीक, बीइंग गुड्स परचेज लिख दिया हमने, और परचेज अकाउंट यहाँ पर भी रमेश भी 90,000 पर ही इसको रिकॉर्ड कर लेगा। उस 10,000 रुपए की ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी बात ही नहीं होगी कहीं पर भी, बस कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करके भले आप दिखा देना। ओके, यहाँ पर उस 10,000 की कोई बात नहीं होगी, सिंपल सी बात है। चलिए अब वापस आते हैं, हमने ट्रेड डिस्काउंट कंप्लीट कर लिया। बस यही 2 बातें याद रखनी है कि बल्क सेलिंग के टाइप पर होता है ये, एंड नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स। ओके, इसी का थोड़ा सा अलग वर्जन है कैश डिस्काउंट, जिसका रीजन अलग होता है एंड उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। क्या है हम समझते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट जो हम कैश डिस्काउंट के बारे में याद रखते हैं वो क्या है कि ये किस लिए दिया जाता है, टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। यहाँ पर जो सेलर है ना वो ये चाहता है कि आप उससे क्रेडिट पर सामान ना लेकर जाओ, आप उसे तुरंत का तुरंत पेमेंट कर दो, इसीलिए वो आपको कैश डिस्काउंट देता है ना। कई बार कई दुकानों पे आपने ऐसा लिखा हुआ भी देखा होगा, कुछ फनी से कोट्स होते हैं कि उधार मांगकर हमें और खुद को शर्मिंदा ना करें, इस टाइप का। ये किस लिए होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उधार पर सामान मत ले जाओ, तुरंत का तुरंत पेमेंट करके जाओ। तो उसी का एक वर्जन ये भी है कि हम उनको डिस्काउंट दे देते हैं, अगर आप तुरंत पे करोगे 5% डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसे अगर बोल दिया तो मैं इस लालच में कि हाँ मुझे 5% डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं उसे तुरंत पे कर दूंगी। सिंपल रीजन तो समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है, ये जो है इट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको, ठीक, फिलहाल इसको अलग से दिखाया जाता है बुक्स में। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हम दोबारा अपने एग्जाम्पल पर आते हैं, जहाँ पर रमा ने रमेश को दोबारा से सेल किया, 1000 kg कॉटन सेल किया है। इस बार क्या हुआ है, रमा ने बोला है कि आपको कैश डिस्काउंट दूंगी मैं 5% का। कब, इस बार ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी बात नहीं है माइंडेड यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट की बात करी जा रही है कि आप रमेश अगर मुझे तुरंत अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पर इसको हम इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले अगेन
पहले की तरह आपको लिस्टेड प्राइस लिख लेना है। अब इस केस में लिस्टेड प्राइस को हम सेल्स वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेल्स वैल्यू क्या होती है, सेल्स वैल्यू होती थी जब हम लिस्टेड प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते थे तो मेरी सेल्स वैल्यू आती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने लिस्टेड प्राइस लिखा, फिर माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट, तब आ गई मेरी सेल वैल्यू। इस ही वैल्यू पर एक्चुअली सेल रिकॉर्ड होती है। दिस इज द नेट सेल्स वैल्यू, है ना। हमने यहाँ पर जो सेल रिकॉर्ड की है वो इसी अमाउंट पर की है। दिस इज द नेट सेल्स वैल्यू। ओके, अब वही चीज मैं यहाँ बता रही हूँ कि हमारी सेल जो है वो एक्चुअली कितने पर रिकॉर्ड होगी। अभी भी मैंने इसको 1 लाख ही अज्यूम किया है अपने लिस्टेड प्राइस को, यानी कि ये वो वैल्यू है कि अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं किया गया है तो, ठीक। लेकिन रमेश ने तुरंत का तुरंत पेमेंट कर दिया, तो अब वादे के अनुसार कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा रमा को। तो कैश डिस्काउंट है कितने का, 5% का कैश डिस्काउंट देना है, यानी कि 5000 रुपीज डिस्काउंट है। ओके, इसको निकालने के बाद बचता है 95,000। व्हाट इज दिस अमाउंट? दिस इज द अमाउंट विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय रमा, ठीक है। इसको हम अमाउंट रिसीव लिख सकते हैं एंड दिस वाज आवर सेल्स वैल्यू। अब बस इसी को हमें एंट्रीज में आगे पुट कर लेना है, ठीक। चलिए आगे इसको देखते हैं कैसे एंट्री होगी इसकी। सबसे पहले तो मैं कैश अकाउंट में इसको लिख लूंगी 95,000 को, फिर मैं क्या लिखूंगी, मैं रमा की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट कर लूंगी 95,000 से, फिर 5,000 का डिस्काउंट अलाउ करूंगी तो डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट। एंड सेल्स को 1 लाख पर ही रिकॉर्ड करूंगी 2 सेल्स करके। इससे डेबिट भी 1 लाख हो जाएगा एंड क्रेडिट भी 1 लाख हो जाएगा, ठीक। तो ऑलवेज रिमेंबर कि सेल्स को आप हमेशा नेट सेल्स वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करोगे एंड बाकी कैश डिस्काउंट में आप इस डिस्काउंट को अलग से दिखाते हो। ट्रेड डिस्काउंट में क्या करते थे, सीधा नेट सेल्स वैल्यू दिखाते थे, ट्रेड डिस्काउंट को अलग से कहीं भी शो नहीं करते थे। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग दोनों की बुक्स में फिर से अपनी एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले रमा की बुक्स में एंट्री होगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कैश डिस्काउंट मिलता किस कारण से है कि उसने तुरंत कैश में पेमेंट कर दिया जो परचेज करके ले गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कैश अकाउंट ही आ गया सबसे पहले, क्योंकि कैश तो आएगा तभी तो हम कैश डिस्काउंट देंगे ना, ठीक। एक तो आ गया कैश, कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग गया। दूसरी चीज क्या हुई कि रमा की सेल हुई है यहाँ पर, तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ। टू सेल्स अकाउंट पहले की तरह सेल्स अकाउंट तो इफेक्ट होगा ही होगा, है ना। नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट द रेवेन्यूज। तो अब फाइनल एक चीज क्या होगी, एक और बात यहाँ पर हो रही है, मैंने जो आपको बताया कि कैश डिस्काउंट को हमेशा सेपरेटली बुक्स में शो किया जाता है। डिस्काउंट एक बिजनेस के लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है हमेशा, कि ये पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं ताकि मेरा बिजनेस प्रमोट हो सके, राइट। मैं और ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर सकूँ, तो दिस इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है ये, तो इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल लगेगा नॉमिनल अकाउंट में एंड हम डेबिट कर देंगे किसको, डिस्काउंट अलाउड का एक अकाउंट खोलेंगे एंड उसको डेबिट कर देंगे। ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश डिस्काउंट, ऐसे आप करके लिख सकते हो, है ना। अब हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर लिखना कि अमाउंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज, कैश कितना आया, 95,000 ही आया। सच पूछो तो कैश तो 95,000 आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। कैश डिस्काउंट मैंने कितना अलाउ किया, 5,000 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। और सेल्स मेरी एक्चुअली कितने की हो रही थी, 1 लाख रुपीज की मेरी सेल्स हो रही थी, है ना। यही है इसका कॉन्सेप्ट कैश डिस्काउंट का, कि हम ये 5,000 अलग से शो करके दिखाते हैं। ओके, कि एक्चुअल सेल्स 1 लाख रुपीस की हो रही थी, लेकिन उसमें से मैंने 5,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया एंड फाइनली मेरे पास 95,000 रुपीज आए, है ना। ऐसा ये एकदम ऑपोजिट है ट्रेड डिस्काउंट से। रमेश की बुक्स में एंट्री कर लेते हैं। रमेश ने क्या किया है, परचेजेस किए हैं ना। रमेश के पास तो गुड्स रिसीव हुए हैं, तो सबसे पहले तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, रमेश ने कैश दिया है, कैश दिया है रमेश ने, तो 2 कैश हो जाएगा।
रियल अकाउंट है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एंड फाइनली क्या हुआ है यहाँ पर, रमेश को हुआ है फायदा क्योंकि उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आपको समझ आ रहा होगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे करके मैंने नरेशन भी डाल दिया यहाँ पे। और अब अमाउंट्स लिखने की बारी आती है। अमाउंट्स क्या होंगे, परचेज कितने का किया था, एक्चुअली बिल में क्या लिखा है 1 लाख का टोटल लिखा हुआ है, और रिसीव डिस्काउंट कितने का लिखा है 5,000 रुपीज का, कैश कितने का गया है इनके पास से 95,000 रुपीज का। वेरी सिंपल। ओके, दोनों चीजें बिल्कुल एक जैसे ये लोग बनाएंगे अपनी अपनी बुक्स में। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक पॉइंट ना यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट या फिर अर्ली पेमेंट के लिए भी ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत का तुरंत ही पैसा दे दो। कई बार वो ऐसे बोलते हैं कि 10 दिन के अंदर पैसा दे दिया तब आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तुरंत ही पेमेंट करना जरूरी नहीं है। अर्ली पेमेंट के लिए भी ये दिया जाता है कि अगर शायद वो 1 महीने बाद पैसा देता, लेकिन मैंने क्या बोला 10 डेज में पैसा दे दो तो 10% डिस्काउंट, तो उसको करने के लिए। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, सेपरेटली शो किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लास्ट में समझाऊंगी आपको कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दिए हुए हैं तो उस केस में आपको क्या करना है। कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद दिया जाता है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। उससे पहले ना हम एक सिंपल सा रिबेट वाला टॉपिक अपना खत्म कर लेते हैं। रिबेट में क्या बोला है, देखो क्या होता है ना, रिबेट इज गिवन फॉर एनी अदर रीजंस, जो कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में जो रीजंस होते हैं उनके अलावा अगर किसी रीजन से डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सिंपली उसको आप रिबेट बोल सकते हो। क्या, जैसे कि क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं एक परचेजर हूँ, मैंने जो है मैं किसी के पास गई कुछ पेन्स लेने। ओके, कि मैंने बोला इन पेन्स में आप ब्लू रिफिल भर के मुझे देना। ओके, उन्होंने क्या किया, उसमें गलती से ब्लैक रिफिल्स फिल कर दी। तो क्या होगा, मैं उन्हें पहले 1 लाख रुपए देने वाली थी, सारे बल्क में मैंने खरीदा था, मान लीजिए मैं उन्हें 1 लाख रुपए देने वाली थी, मगर क्या हुआ उन्होंने तो गलत जो है रिफिल का कलर जो है उसमें गलत भर दिया। तो अब क्या होगा, मैं उनसे मान लीजिए मैंने बोला कि अब आप मुझे 20,000 रुपए का डिस्काउंट दो क्योंकि आपने वैसा काम नहीं किया जैसा मैं चाहती थी। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो रिबेट कहलाती है। या फिर मान लीजिए कि जो पेन की क्वालिटी थी ना वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने कहा यार ये कैसा पेन आपने दिया, मैं नहीं ले रही ये आपके गुड्स, आप वापस ले जाओ। तो उसने क्या बोला, मैडम प्लीज में हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, आप 10,000 रुपए हमें कम पकड़ा देना, लेकिन प्लीज ये गुड्स रख लीजिए आप। तो वो 10,000 रुपए जो उसने दिए वो भी रिबेट कहलाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो बेसिकली फॉर अदर रीजंस ये दिया जाता है ना। इन दोनों से हटके अगर कोई रीजन होगा तो उसको हम रिबेट बोल देते हैं। एंड और इसकी एंट्री कैसे करेंगे मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर जो मैंने एग्जाम्पल लिया 10,000 रुपीज वाला कि 10,000 रुपीज की रिबेट मुझे दे दी जो भी सेलर था, तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगी, रिबेट मेरा फायदा है क्योंकि मैं खरीद रही थी, मेरा फायदा है, तो मैं क्या एंट्री करूंगी, सेलर अकाउंट डेबिट टू रिबेट, क्रेडिट और इनकम्स, एक तरीके से मेरी ये इनकम हो गई रिबेट, मुझे जो पैसा नहीं देना पड़ा। ओके, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। रिबेट का टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलेंगे 99% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के मिलेंगे। अब एक फाइनल सबसे बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाता है वो कैसा हो सकता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों दे रखे हो, तो क्या करोगे आप। मान लो अगेन रमेश को इस बार 1000 kg कॉटन, वो सारा एग्जाम्पल उसी भी रखेंगे, बट इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने बोला आपको मैं 5% तो ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगी बिकॉज यू आर बाइंग अ ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम मी, 5% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगी एंड 10% कैश डिस्काउंट दे दूंगी। लेकिन इस कैश डिस्काउंट में हमेशा की तरह ये कंडीशन है कि आप इसको उसने बोला कि इस बार 10 दिन में आप पेमेंट कर देना मुझे पूरा इसका, तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट दे दूंगी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आई बात। अब इसका हम ना वो कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह यहाँ पर लिस्टेड प्राइस लिखना है ना। लिस्टेड प्राइस एंड सेल्स वैल्यू इस बार हम सेम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट पिक्चर में है यहाँ पर। तो जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया रहता अभी तक
तो उसको हम लिस्टेड प्राइस बोलते हैं, एंड वो मैंने अगेन 1 लाख अज्यूम करा हुआ है। अब इसमें से क्या करोगे आप, ट्रेड डिस्काउंट तो दे ही रही है वो, उसमें कोई कंडीशन है ही नहीं, तो 5% के हिसाब से आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्टेड प्राइस पे लगाया जाता है, तो ये लग गया इस वाली वैल्यू पे, एंड 5000 आ गया डिस्काउंट। फिर आ गया 95,000। अब आपको अच्छे से पता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स वैल्यू, ठीक है, इसको मैं सेल्स वैल्यू बोलूँगी 95,000 को, ठीक। अब इतने पर जो है वो इतना पैसा ही मुझे मैक्सिमम मिलेगा, ये 1 लाख तो मुझे अब मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि ये जो डिस्काउंट मिला है 5,000 का, ये विदाउट एनी कंडीशन है, ओके। सो अब मुझे मैक्सिमम पैसा 95,000 का मिलने वाला है, एंड हेंस मेरी सेल जो रिकॉर्ड होगी वो 95,000 पर रिकॉर्ड होगी ऑन द सेल्स वैल्यू, ठीक। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। रमेश ने क्या किया, विद इन 10 डेज पेमेंट कर दिया। अब वादे के अनुसार अगेन कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा रमा को, तो कैश डिस्काउंट भी देंगे हम। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो कैश डिस्काउंट दिया जाएगा वो इस वैल्यू पर दिया जाएगा या फिर इस वैल्यू पर दिया जाएगा, किस पर दिया जाएगा, ध्यान रखना, अगर ट्रेड डिस्काउंट पिक्चर में है ना तो ये 1 लाख तो ऑब्वियसली मुझे कभी पूरा मिलने वाला था ही नहीं, तो 1 लाख पर क्या करूंगी मैं लगाकर, ये 10% मुझे सेल्स वैल्यू पर लगाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अब दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कुड हैव गॉटन, ठीक। इसीलिए यहाँ पर इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, एंड प्लीज माइंड कि 95,000 की सेल्स वैल्यू पर ही आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% के हिसाब से कैश डिस्काउंट हो गया 9500 रुपीज, एंड अल्टीमेटली हाथ में कितने आया रमा के, 85,500। दिस इज फाइनली द अमाउंट रिसीव्ड, ओके। ये बात समझ में आई होगी प्रॉपर्ली आपको। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए जहां पर आपको दोनों चीजें दी हुई हो, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, लिस्टेड प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा देना, फिर जो सेल्स वैल्यू आए उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर देना। कैश डिस्काउंट किस पे लगाओगे, सेल्स वैल्यू पे, एंड दिस फाइनली बिकम्स कैश जो हमें मिला, ठीक। तो समझ में आ रही होगी बात। अब एंट्रीज पास कर देते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोनों की बुक्स में एंट्रीज लिखेंगे, रमा's बुक्स एंड रमेश's बुक्स। चलिए, सबसे पहली एंट्री क्या होगी भाई, हमने ये बात तो साफ बोली कि जिस दिन सेल हुई उसी दिन रमेश ने पैसे नहीं दिए, हालांकि विद इन 10 डेज पैसे दे दिए, बट उसी दिन पैसे नहीं दिए थे। तो सबसे पहले तो मुझे सेल की एंट्री करनी पड़ेगी, अक्रूवल कॉन्सेप्ट लगेगा, भले कैश आए या ना आए, मुझे अपनी एंट्री तो सेल की कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सेल की एंट्री कर लो, एंड सेल होते समय हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है, नेट वैल्यू पर जो है मेरी सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी। सिंपली कैसे होगी रिकॉर्ड, रमेश मेरा डेटर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, रमेश डेबिट टू सेल्स, सिंपल सी एंट्री बन जाएगी। कितने की एंट्री बनेगी, अपना अमाउंट देखिए यहाँ पर, सेल्स वैल्यू पर ही सेल्स रिकॉर्ड होगी 95,000 की, ओके। तो 95,000 ये रिकॉर्ड हो गई, ट्रेड डिस्काउंट हमने कुछ अलग से नहीं दिखाया, वेरी सिंपल। अब दूसरी एंट्री कब होगी, जब रमेश मुझे पैसे आएगा देने, तो उस दिन होगी। अब जब पैसे देने आएगा तो क्या होगा, पैसे आएंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जितने से मैंने रमेश को डेटर बनाया हुआ था, अब मुझे उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज नाउ पेइंग ऑफ ऑल हिज ड्यूज। तो उसका अकाउंट मुझे क्लोज करना होगा। किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पहले हुआ था उसका उल्टा करना पड़ता है, यानी कि डेबिट हुआ था पहले तो आप क्रेडिट करेंगे, और टू रमेश इस बार क्रेडिट हो गए, ठीक है, कितने से 95,000 तक, ताकि उनका पूरा अकाउंट अब क्लोज हो जाए। कैश कितना आया यहाँ पर एक बार देखते हैं। कैश मेरे पास अमाउंट रिसीव 85,500 का लिख देंगे, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है आपको। आप जरा यहाँ देखिए, एक ट्रांजैक्शन में हमेशा डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वल होने चाहिए, जो यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्रेडिट में 95 है 1000 एंड यहाँ पर 85,500 डेबिट में, तो डेबिट शॉर्ट पड़ रहा है। ये क्या है, मेरा डिस्काउंट, जो मैंने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है
वो वाला अकाउंट है ये जो डेबिट में है। क्यों डेबिट में है? बिकॉज ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है जो अलाउ किया है मैंने डिस्काउंट। ओके, कितने का डिस्काउंट मैंने अलाउ किया था याद करो। ट्रेड डिस्काउंट मत घुसेड़ देना, यहाँ पे सिर्फ कैश डिस्काउंट लिखते हैं हम, अलग से शो करते हैं। तो 9500 हो गया। अब तुम मिला लो इसे, ये दोनों 95,000 हो गए। डेबिट भी 95,000, क्रेडिट भी 95,000। सिंपल, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए इस हिसाब से। सिंपली इसका मैं लॉजिक नहीं बता रही हूँ, जल्दी से हम लोग एंट्रीज पास कर लेंगे। अब परचेज किया है तो परचेज अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, और रमा को बना लेंगे क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट द गिवर, एंड यहाँ परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। 95,000 से ये भी अपनी परचेजेस रिकॉर्ड करेगा। ट्रेड डिस्काउंट को कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओके, फिर क्या हुआ? अब पैसे देकर आ गया तो रमा का अकाउंट अपनी जिंदगी से ये भी हटाएगा। कैसे हटाएगा? पहले क्रेडिटर बनाया था, अब डेबिट करके कैंसिल ऑफ करेगा उसका पूरा अकाउंट। तो यहाँ हो जाएगा 95,000। और क्या हुआ? इसके पास से चला गया कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड इसको मिल गया डिस्काउंट। डिस्काउंट इसने कर लिया रिसीव। तो रिसीव कितना डिस्काउंट किया? कैश डिस्काउंट ही सिर्फ मेंशन करोगे 9500, एंड कैश गया कितना इसके पास से? 85,500। वेरी सिंपल। ओके, सारी एंट्री हमने अच्छी तरीके से पास कर ली, एंड आई होप आपको ये सारा का सारा लॉजिक क्लियर हुआ होगा। हर चीज़ हमने अच्छे से समझी है, विद लॉजिक समझी है। कुछ भी आपको डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ I would request you to like this video, subscribe to my channel and share it with your friends if you found this video helpful. And आगे मैं आपसे अगले अपने वीडियोस में मिलूंगी। Thank you so much.